अरे निखट्टू, कब तक घर में पड़ा रहेगा आलसी? चल मेरे साथ ढाबे पे। अजी चला जाएगा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बिजली, तेरे ही वजह से ये बिगड़ कर ऐसा बन गया है। तू अगर सही रहती तो ऐसा कुछ भी न होता। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आज मैं जग्गू को लेकर जाऊंगा। जग्गू, तुझे जाना होगा ढाबा मेरे साथ। चल चुपचाप। अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? थोड़ा देर और सोने दो ना। अरे चलता है या 2 छेकुन लगाऊं तुझे? अरे जाता हूँ। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को लेकर अपने ढाबे पे आ जाता है। चल जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ तल। लेकिन पिताजी, मुझे पकौड़ियाँ तलना तो आता नहीं है। अरे चुपचाप जाकर वो बेसन में मिले हुए प्याज है, उन्हें छौंक जल्दी से। अच्छा, कोशिश करता हूँ मैं। देखना, एक दिन मैं आपसे भी अच्छी पकौड़ियाँ बनाऊंगा। मैं तो अभी से ही बना सकता हूँ। अरे बड़ बोला, गुड़ गोबर न करना। अरे नहीं पिताजी, आप मुझ पर यकीन करो। जग्गू आंखें बंद करके पकौड़ियाँ तलने लगता है। अरे आज तो मैं कुछ नया करूँगा। आंखें बंद करके पकौड़ियाँ तलूंगा। ये लो, मेरी पकौड़ियाँ तल गई। तभी वहाँ पे गुन्नू कबूतर आता है। अरे भाई कालू, आज बेटे को भी ले आए हो? अरे क्या करता गुन्नू भैया, ये निकम्मा घर में पड़ा पड़ा सड़ रहा था। मैंने सोचा थोड़ा मेरे साथ काम कर लेगा, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ भैया, एकदम ठीक किया। दो भाई जग्गू, देखे आज तुम्हारे हाथ को पकौड़े कैसे हैं। अरे लो गुन्नू चाचा, ये तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने इसमें मसाले मिलाए हैं, मसाले। और गुन्नू वो पकौड़े खा रहा होता है। अरे क्या भाई गुन्नू, बता कैसे पकौड़े बनाए हैं इसने? तो आप पकौड़े बनाए हैं कालू, बड़े स्वादिष्ट हैं। थोड़ा 1 प्लेट और दे बेटा, खाकर मजा आ गया। अरे दे जल्दी दे गुन्नू चाचा को। अभी देता हूँ पापू, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जग्गू 1 प्लेट और देता है। मजा आ गया। वाह जग्गू। अरे भाई कालू, तेरे से भी अच्छा तेरा बेटा पकौड़ा बनाता है। आखिरकार जग्गू अपने पिता कालू से कहता है, क्यों पिताजी, आपको मेरे ऊपर अब तो भरोसा हो गया? अरे नालायक, मुझे कोई भरोसा नहीं है। एक गलती से बन गया तो तू इतना रहा है। अरे नहीं, चल बना और भी पकोड़े। तभी वहाँ मीनू मौसी पहुँचती है। अरे कालू, कलमू है, इस जग्गू को ले आया है। हाँ मौसी, देखो ना, मुझे ले आए हैं ये। बताओ, मेरी उम्र कोई काम करने की उम्र है? अरे नालायक का बेटा नालायक, मैं उसकी मौसी हूँ, तेरी मौसी नहीं हूँ। अरे मौसी तो तुम हो ही, मेरी भी दादी मौसी हो। दादी मौसी बोलने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए मौसी बोल दिया। चल चुप कर। और कालू, ये तो तूने अच्छा किया है, लेकिन भैया पकौड़े अपने हाथ के ही देना। अरे नहीं मौसी, अभी गुन्नू खा कर गया है, उसने बताया इसके पकौड़े अच्छे हैं। अच्छा, ये तो नौसिखिया है, और मैंने सुना है 1 नंबर का आलसी भी है। अरे मौसी, एक बार खाकर तो देखो, कौन सा मर जाओगी, जहर नहीं मिलाया है इसने। ठीक है, ऐसी बात है तो दे दे 1 प्लेट। और आखिरकार जग्गू 1 प्लेट बढ़ाता है पकौड़े। मौसी उसे खाती है और खाते ही उठ के खड़ी हो जाती है और जग्गू डरने लगता है। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पकोड़े बहुत खराब बने हो? मैंने आंख बंद करके पकोड़े बनाए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। ये मीनू मौसी अगर मेरी शिकायत करेगी तो मेरा बाप तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे मौसी, बताओ भी कैसे पकोड़े हैं? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है कलमू है। तूने तो लगता है हीरा पैदा किया है। बड़े स्वाद है इस पकौड़ों में, स्वादिष्ट पकौड़ा है, मजा आ गया।
वाह वाह, कल मैं फिर आऊंगी। तू पकौड़े बना कर रखना बेटा जग्गू। हाँ हाँ मौसी, एकदम पकौड़े बना कर रखूंगा, तैयार। और फिर वो कालू की तरफ देखता है। देखा ना बाबा, मुझे हमेशा निकम्मा, आलसी, न जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन अभी गांव के पंछी मेरे ही पकौड़ों को सबसे अच्छा कह रहे हैं। सोचो बाबू सोचो, ये ढाबा अब मेरी वजह से चल रहा है। अब चल नालायक, बहुत बोल रहा है। घर पहुंचता है कालू और जग्गू और बिजली पूछती है, क्यों रे जग्गू, कैसा रहा आज का दिन? अरे माँ, मेरे से क्या पूछ रही हो? बापू से पूछो, बापू से। मैंने इतनी कमाई करवाई है, बापू ने साल भर में इतनी कमाई नहीं की होगी। सारे के सारे पकौड़े बिक गए। हाँ जी, ऐसा हुआ है क्या? अरे हाँ, तुम्हारा ये गधा कह तो रहा है ठीक। मुझे तो अपने आँखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। इसने कब सीख लिए पकौड़े बनाने? इतने स्वादिष्ट पकौड़े आखिर बने कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कमाई खूब हुई। अगले दिन भी इसे ले जाऊंगा। देखा, आप ना मेरे बेटे को निकम्मा कहते थे। अब पता नहीं, लेकिन मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मैं इतने सालों से पकौड़े बना रहा हूँ और इसने कभी पकौड़े बनाए नहीं। फिर इसके स्वाद और मेरे स्वाद में इतना अंतर कैसा है? अच्छा, पता चल जाएगा। कालू अगले दिन फिर से लेकर पहुँचता है, लेकिन फिर पकौड़े बनाता है जग्गू। अरे वाह वाह, तूने कल से भी अच्छा बनाया है जग्गू। जग्गू, बहुत मजा आ गया। इस ढाबे की शान बन गया है। मीनू मौसी से लेकर टुनटुनी हर कोई तारीफ कर रहा था। अरे वाह जग्गू बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम सीखा है। अरे चाची, मैंने कोई काम वाम नहीं सीखा है। मेरे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरे ऊपर ऐसा लगता है जैसे परियां आकर कुछ न कुछ जादू कर देती हैं। अच्छा, तू बोलता भी बहुत अच्छा है। चल, अब मैं चलती हूँ। कालू सोचने लगता है, अरे हो सकता है ऊपर वाले की कोई जादुई शक्ति हो इसमें। हो सकता है इसलिए ऐसा होता हो। और तभी वहाँ पे राजा की मुनादी सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पंछियों सुनो, राजा जी का आदेश है और इस आदेश में भोजन त्योहार की तैयारी की जा रही है। गांव के सारे पंछियों को अलग अलग किस्म का भोजन बनाने की प्रतियोगिता होगी और इसके लिए इनाम दिया जाएगा। राजा जी मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। कालू ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो सोचता था कि मेरे अपने खेत होते तो मेरे ढाबे की सब्जियां वगैरह भी उसी खेत से आते। ये तो बड़ा अच्छा अवसर है। सोचता हूँ इस अवसर का फायदा उठा लूं। और फिर कालू जग्गू को कहता है, अरे जग्गू सुन बेटा, इस भोजन त्योहार में तू शामिल होगा और इस प्रतियोगिता में तू ही जीतेगा। अरे अरे, ये कहाँ फंसा रहे हो बापू? मामा, मैं पकौड़े बना लेता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर क्या बनाऊंगा बापू? अरे यही पकौड़े बनाएगा और क्या? अच्छा बापू, घर जाऊंगा, सोचूंगा। सोचेगा? तुझे मैंने आदेश दिया है और तुझे करना पड़ेगा। इतना कह के कालू और जग्गू शाम को घर पहुंचते हैं। जग्गू अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, हे भगवान, ये कहाँ फंस गया? बापू ने मुझे कहाँ फंसा दिया? न जाने कैसे मेरे से पकौड़े अच्छे बन जाते हैं। पता नहीं वहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। राजा जी अगर नाराज हो गए तो मुझे जेल में भी डाल देंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे ओ भाई, बड़ा बुदबुदा रहे हो? काहे टेंशन लेते हो? राजा जी की प्रतियोगिता में तुम ही जीतोगे। अरे कौन बोल रहा है? कौन है? अरे मैं छोटा सा हूँ, थोड़ा ध्यान तो दो। जग्गू देखता है एक बेहद छोटा पंछी, वो उसके खाट के पास बैठा हुआ है। अरे मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे पकौड़े बनाता है। अरे ये क्या कह रहे हो? पकौड़े तो मैं बनाता हूँ। अरे चुप कर आलसी, गधे लल्लू, तुझे क्या लगता है तू पकौड़े बना सकता है? तेरे जैसा आलसी शख्स। वो तो मैंने देखा, तेरा बाप तुझे घसीट कर ले जा रहा था। मुझे अपना बचपन याद आ गया।
मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं इसकी, और मैंने ही अपनी जादुई शक्तियों से पकौड़े बनाए। हाँ, तुझे क्या लगता है तू पकौड़े तल सकता है? तू तो कुछ नहीं तल सकता। अरे भाई, इतनी बेइज्जती मत करो, ये अच्छा नहीं है। कुछ तो काबिलियत होगी मेरे में। अरे चुप कर, मैं तेरे को बहुत अच्छे से जान गया हूँ। लेकिन हाँ, ये जो त्योहार है ना, इसमें तू ही जीतेगा। अरे भाई, इतनी मेहरबानी का कारण? बस यूं ही दिल आ गया, कर दिया मेहरबानी। अगले दिन वो जादुई पंछी छिपकर मदद करता है और प्रतियोगिता में जब राजा जी चखने के लिए आते हैं उसके पकौड़े, अरे वाह वाह वाह, ये पकौड़े इस पूरे त्योहार में सबसे अच्छे बने हैं। राजा बाज बेहद खुश था। अरे भाई, मांगो, मुंह मांगा, तुझे जो चाहिए वो मांग लो। और पास में ही कालू खड़ा था। नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे बापू, क्या ज्यादा कुछ नहीं चाहिए? आप चाहो तो इनका सिंहासन मांग लो, पूरा का पूरा राज्य मांग लो। अरे चुप कर नालायक, मरवाएगा क्या? बोलो कालू, बोलो क्या चाहिए? महाराज, मुझे 4 बीघा खेत दे देते तो मैं अपनी खेती कर लेता, बस इतनी सी बात। यार नहीं, तुम्हें 10 बीघा खेत देते हैं, इसमें आराम से सब्जियां उगाओ और खूब खाओ। राजा जी से खेत मिलते हैं और अब जादुई शक्तियों से ढाबा भी बहुत अच्छे से चल रहा था। खेत से सब्जियां भी आ रही थी और फसल भी आ रहे थे। कालू का, जग्गू का बिजली का दिन बहुत ही अच्छा हो गया था। जल्द ही वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन चुके थे। अरे ओ बिलवा, निकल जल्दी से बाहर, खत नहीं लेना है क्या? अरे 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 कालू भाई, आ गया तो दो मुझे मेरा खत। लो भाई, ये तुम्हारा खत। लेकिन मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ। कालू भैया, आप ही पढ़ दो। अच्छा, ये खत तेरे भाई ने तुझे लिखा है जो दूसरे गांव में रहता है। उसका कहना है कि जमीन जायदाद को बेचकर आधा पैसा तू उसे दे दे। अरे उसकी इतनी हिम्मत, उसे कह दो अगर जमीन जायदाद में बंटवारा लेना है तो यहाँ आ जाए मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा उसे। अरे बिलवा, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? आखिर जमीन जायदाद में हिस्सेदारी तो ढूंढेगा ही ना, तेरा भाई है। अरे अरे कालू भैया, ये सब बातें मत करो। मैंने खुद से बनाया है ये संपत्ति, मैं इसमें हिस्सेदारी क्यों दूं? अब देखो भाई, ये तो तुम्हारा मामला है, भाई का मामला है और पंचायत का मामला है। तुम तीनों मिलकर इसे हल करते रहना, मुझे चिट्ठी पहुंचाने में देर होगी, मैं चला। इतना कह के कालू आगे उड़ने लगता है। कालू पहुंचता है मीनू मौसी के घर। अरे ओ मीनू मौसी, मौसी बाहर आओ। आई रे कलमुहे आई, बता क्यों बुला रहा है बाहर? मेरे नाम की चिट्ठी आई है क्या? हाँ मौसी, मैंने भी सोचा तुम्हें कौन याद करने वाला है, तुम्हारी जैसी खड़ूस को तो कोई याद न करे, लेकिन किसी ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा, किसने चिट्ठी भेजी है? अब मुझे क्या पता, बोलो तो खोल कर देखूं। अरे नहीं नहीं, तू देखेगा और उसके बाद पूरे गांव में मजाक उड़ाएगा। अरे ऐसा क्या होता है तेरी चिट्ठियों में? ये मैं क्यों बताऊं? दे मेरी चिट्ठी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मीनू नाम है मेरा, मीनू। अच्छा ये लो मौसी, ये लो अपनी। इतना कह के कालू वहाँ से आगे बढ़ जाता है और टुनटुनी के घर पहुँचता है। टुनटुनी बहुत उदास थी। अरे कालू भैया, क्या कुछ खबर आई है? हाँ टुनटुनी बहन, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे घर आया हूँ। तुमने जो पिछले हफ्ते खत भिजवाया था उसका जवाब आया है और मुझे लगता है कुछ पैसे भी भेजे हैं तुम्हारे पति ने, ये लो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने समय पे खत लिख दिया था, वरना आज भी हमें भूखा सोना पड़ता। अरे मेरा तो काम ही यही है टुनटुनी, लोगों की मदद करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, जो पंछी इस गांव से बाहर रह रहे हैं उनको मिलाना यही मेरा काम है, खतों के जरिए ही सही। इतना कह के कालू दिन भर खतों को बांटकर वापस घर आता है शाम को और बिजली
खाना लेकर तैयार थी। आ गए आप, ये लो, मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं। अरे बिजली, इतना मत खिलाओ, तुम्हारे खाने की वजह से तो मैं मोटा होता जा रहा हूँ और खतों के साथ उड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मोटा कर दिया है तुमने, मैं उड़ भी नहीं पाता ठीक से। अरे क्या बोले जा रहे हो, इतने से खाने से कोई मोटा हो जाता है क्या? अरे भाग्यवान, तुम कब समझोगी? वैसे तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं खाता हूँ तो बस खाता ही चला जाता हूँ। तभी दरवाजे पे हरिया पहुँचता है। कालू भैया, ओ कालू भैया, घर पे हो क्या? कालू बाहर आता है। अरे हरिया, तू यहाँ पे? हाँ कालू भैया, मुझे ना अपनी माँ को चिट्ठी भेजनी है। अरे क्या हो गया हरिया? मेरी माँ बीमार है, मैं कुछ पैसे भेजना चाह रहा था। वो बगल के ही गांव में रहती हैं। अच्छा बताओ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। कालू भैया, आप अगर लिख देते खत। अच्छा ठीक है, मैं खत तो लिख दूंगा और पैसे भी भिजवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही तेरे माँ के पास खत पहुँच जाए। तू कल आना। अरे नहीं भैया, मुझे बड़ी जल्दी है। देख हरिया, अभी तो रात होने वाली है, अब कोई चिट्ठी भी लेके नहीं जाएगा, ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। कल मैं लिख दूंगा और सुबह सुबह ही मैं दूसरे डाकिया को दे दूंगा, वो पहुंचा देगा। तू परेशान मत हो। हरिया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हरिया पहुँचता है। कालू कौवा उससे कहता है, ला भाई, दे मैं पहले तेरा खत लिख दूं और तेरा मनी ऑर्डर कर दूं। पैसे और खत लिखने के बाद कालू हरिया को कहता है, ये लो हरिया, इसमें अपनी माँ का पता लिख कर रखना। मैं जरा आता हूँ दूसरे जगह पत्र देकर। लेकिन भैया, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है। अरे जाके बिजली से लिखवा लो, बिजली लिख देगी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। हरिया बिजली के पास जाता है। बिजली भाभी, जरा पता लिख दो ना मेरी माँ का। अच्छा, अभी लिख देती हूँ। और खत पे पता लिख देती है। हरिया डाकघर जाकर वो चिट्ठियाँ डाल आता है। जब दोपहर को डाकघर पहुँचता है कालू, तो एक डाकिया को बुलाता है। अरे भाई सुनो, हरिया नाम का एक चिट्ठी आया होगा देने के लिए, उसका चिट्ठी थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। हाँ भैया, पहुंचा देंगे, लेकिन कुछ खर्चा पानी मिलेगा क्या? अरे वो तो खुद गरीब है, क्या खर्चा पानी देगा? उसकी माँ बीमार थी, उसी के लिए वो पैसे भेज रहा था। ये ले मेरे से, तू 50 रुपए रख, ये खर्चा पानी हुआ तुम्हारा। अच्छा अब जाओ तुम। अरे भैया, हाँ तो बस निकल ही रहे हैं। डाकिया निकल जाता है। काफी समय बीत जाते हैं। एक दिन गुस्साया हुआ हरिया कालू के पास आता है। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने कुछ पैसों की खातिर मेरी माँ को खत नहीं पहुँचाया। अरे ये कैसे बातें कर रहे हो हरिया? नहीं भैया, आपने वो पैसे रख लिए। मेरी माँ को अगर खत मिलता तो मेरी माँ जरूर उसका उत्तर देती। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हरिया। लेकिन हरिया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू राशन की दुकान पर पहुँचता है। पूरे गांव में ये हल्ला हो चुका था कि कालू ने पैसे रख लिए हरिया के और खत भी नहीं पहुँचाए। अरे भैया, अब यहाँ तुम्हें उधार में नहीं मिलेगा, पैसा दोगे तो ही मिलेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो मंगरू? हमेशा मैं राशन तुम्हारे ही दुकान से लेता हूँ और महीने की 1 तारीख को राशन का भुगतान करता हूँ, फिर आज क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे तुम बदल सकते हो तो क्या हम गाँव वाले नहीं बदल सकते? जाओ जाओ, आगे जाओ, पैसे होंगे तो मिलेंगे। कालू समझ जाता है। कालू मीनू मौसी के पास पहुँचता है। मीनू मौसी, कोई खत है लिखने को क्या? कोई पहुँचाना है क्या? अरे चल हट, तेरे हाथों पे भरोसा करूँगी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तू तो पैसे भी रख लेता है और खत भी रख लेता है, जा यहाँ से। कालू कौवा समझ गया था कि हरिया की बात से गांव वालों को बेहद तकलीफ हुई है। एक दिन कालू कौवा घर से ऑफिस जाना ही नहीं चाह रहा था। अजी क्या कर रहे हो? पोस्ट ऑफिस नहीं जाओगे क्या? आज मन नहीं कर रहा है। अरे आप भी गांव वालों की बातें दिल से लगा के बैठे हो। अरे नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है जाने का। बिजली, मुझे तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है। अगले दिन
बिजली जब फिर से कालू को जगाने के लिए जाती है तो कालू जगता ही नहीं है। बिजली भागी भागी वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी वहाँ आते हैं। अरे बिजली, ये तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है वैद्य जी? ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो भले चंगे थे। नहीं, यही सच है। तुम गांव वालों को बुलाकर इसका दाह संस्कार कर दो। बिजली गांव वालों के दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन कोई भी कालू कौवा के दाह संस्कार में शामिल नहीं होता है। बिजली किसी तरीके से अपने पति का दाह संस्कार खुद ही करती है। अब बिजली के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। घर बैठी बिजली रो रही थी। क्या करूं? अब घर कैसे चलेगा? समझ में नहीं आ रहा है। ये गांव वाले तो कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। फिर उसे याद आती है कालू की बातें। तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि खाते खाते पता ही नहीं चलता कि कितना खा लिया। कालू की बातें याद कर बिजली एक ठेला शुरू करती है, पूरी सब्जी का ठेला। पूरी सब्जी का ठेला लेकर वो बाजार में जाती है, लेकिन कोई भी उससे खरीदता नहीं है। अरे ये तो उसी टाकिया की बीबी है जिसने पैसे मारे थे हरिया के। हम इससे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। सुबह से शाम हो जाती है और एक भी पूरी नहीं बिकती है। बिजली घर आकर रोने लगती है। उधर एक दिन हरिया भागा भागा मुखिया बाज के पास जाता है। मुखिया जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुखिया जी, अरे क्या हो गया, बताएगा भी? मुखिया जी, वो खत तो कालू भैया ने ही लिखा था, लेकिन मैंने पता बिजली भाभी से लिखवाया था और मैंने ही गलत पता लिखवा दिया था। मेरी माँ को न वो खत पहुँचे हैं न पैसे। अरे तुझे कैसे पता चला? वो दूसरे गांव का डाकिया जिसे कालू भैया ने कुछ पैसे दिए थे, वो आया था और उसने मुझे माँ का खत और पैसा दोनों ही वापस कर दिया। देख, तेरी एक गलती की वजह से पूरे गांव ने कालू के साथ कैसा व्यवहार किया और यहाँ तक कि कालू के दाह संस्कार में भी कोई शामिल नहीं हुआ। देखा ना हरिया, तेरी एक गलतफहमी ने पूरे गांव वालों से क्या करवा दिया। मैं माफी मांगता हूँ। अरे माफी मांगने से क्या होगा? अभी तक गांव वाले बेचारे बिजली को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई उसके ठेले का कुछ भी नहीं खा रहा है। चल, हम सभी को बिजली से माफी मांगनी होगी। सारे फिर बिजली के घर पहुंचते हैं। बिजली इतनी सारी आवाजें सुनकर डर जाती है। अरे ये गांव वाले क्या अब मुझे गांव में भी नहीं रहने देंगे? अरे बिजली भाभी, जरा बाहर आओ। हाँ हाँ बिजली बिटिया, बाहर आजा, हमें माफ कर दे। बिजली घर से बाहर निकलती है तो देखती है ढेर सारे गांव वाले पंछी वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी माफी मांग रहे हैं। हरिया ने सामने आकर कहा, भाभी माफ कर दो मुझे। मैंने तुमसे जो पता लिखवाया था, पता चला वो पता ही गलत था। अब मम्मा वहाँ उस गांव में मिली नहीं। डाकिया ने मुझे पैसे और खत दोनों वापस कर दिए हैं। मेरी गलती की वजह से कालू भैया की जान चली गई। देखो, मैं तुम गांव वालों को तो कभी माफ नहीं कर सकती। किसी की छोटी सी गलती पे इतनी बड़ी सजा देना अच्छा नहीं होता है। हाँ, मैंने भी अब तय किया है कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बिटिया, तू ऐसा मत कर। हम अपने पापों की प्रायश्चित करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा ढाबा बनाएंगे और हम पंछी तेरे ही ढाबा पे खाना खाएंगे। हमें माफ कर दे बिटिया। अरे मीनू नाम है मेरा, मेरी बात तो मानेगी। पूरा गांव मुझे मौसी मौसी कहता है, मेरी तो सुन ले। आखिर पूरे पंछियों के जिद के आगे बिजली हार गई और उसी गांव में रहने लगी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा सा ढाबा बना दिया जिसमें गांव के सारे पंछी खाने के लिए आते थे और अब बिजली का जीवन सुखी संपन्न हो गया।